एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर शुरू कर रहा था सूचकांक, जहां हमने इस चैप्टर में अभी तक बेसिक्स जो सूचकांक था यानी साधारण सूचकांक जैसे कि अचल आधार का सूचकांक, परंपरित आधार का सूचकांक और वस्तु के सामान्य सूचकांक की गणना सीख ली थी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें सवाल में पहले से सूचकांक दिए गए होंगे जैसे कि अचल आधार का सूचकांक या परंपरित आधार का सूचकांक, हमें इसका परिवर्तन करना रहेगा। ठीक है, इस स्वाध्याय के अंदर जैसे कि स्वाध्याय 1.2 के अंदर हमें यही सवाल दिए गए कि हमें सूचकांक का परिवर्तन करना है। अब जैसे कि समझते हैं, मान लीजिए सवाल में आपको अचल आधार का सूचकांक दिया गया है तो आपको उसका परिवर्तन किसके अंदर करना रहेगा? परंपरित आधार के सूचकांक में। और अगर परंपरित आधार का सूचकांक दिया गया है तो उसका परिवर्तन किसके अंदर करना रहेगा? अचल आधार के सूचकांक में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परंपरित आधार के सूचकांक का परिवर्तन अचल आधार के सूचकांक में किस प्रकार किया जाता है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक सा सूत्र याद रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है मैंने, चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल सूचकांक बट्टे में 100। अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है तो आप सूचकांक का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्वाध्याय 1.2 शुरू करते हैं। किताब आप अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, जहां हमें पहले से ही परंपरित आधार का सूचकांक दिया गया है, हमें परिवर्तन करना है अचल आधार के सूचकांक में। तो अभी आपको एक टॉपिक याद रखना है, जब आप सवाल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आधार वर्ष के बारे में जानकारी दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आधार वर्ष 2007 को लेना है। किताब आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, आधार वर्ष किसका लेना है हमको? 2007 को। पर जब भी आप ये वाली मेथड करोगे जैसे कि परंपरित आधार के सूचकांक को हमको किसमें परिवर्तन करना है? अचल आधार के सूचकांक में। तब आपको आधार वर्ष को इतना ध्यान में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर की आवश्यकता होती है। बताऊंगा आंसर क्या होता है जब मैं शुरू करूंगा सवाल को, तब आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप ये वाली मेथड कर रहे हो, परंपरित आधार के सूचकांक को किसमें परिवर्तन करना है? अचल आधार के सूचकांक में। तब आपको आधार वर्ष को इतना ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि आंसर की आवश्यकता हमको उस क्वेश्चन में पड़ती है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा खबर पड़ेगा। सूत्र जैसे कि आपने याद कर लिया होगा, चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल सूचकांक बट्टे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं 2008 की। अभी हम क्या कर रहे हैं? अचल आधार में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल में हमको पहले से क्या दिया गया होगा? परंपरित सूचकांक। ठीक है, जो भी आप परिवर्तन कर रहे हो उसका अपोजिट सूचकांक दिया गया होगा। जैसे कि अचल आधार का सूचकांक निकाल रहे हैं तो क्या दिया हमें? परंपरित सूचकांक। तो सूत्र के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक। तो 2008 के लिए परंपरित सूचकांक कितना है? 100 गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल सूचकांक। बोला है चालू वर्ष के गत वर्ष का, यानी 2007 का अचल आधार का सूचकांक। पर जबकि हम अचल आधार का सूचकांक तो निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर की बात कर रहा है। यानी हमको गुणा में क्या लेना है? अचल आधार का सूचकांक, यानी आंसर लेना है। यानी इसके पहले वाला आंसर तो हमें पता नहीं है, 2007 का अचल आधार का सूचकांक क्या था हमको पता नहीं है, यानी आंसर हमें नहीं पता है। तो जब भी आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या लोगे? 100 ही लोगे। ठीक है, यानी क्या लोगे? 100 लोगे। और बट्टे में तो हमारा क्या था? 100 पहले से था ही। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 100। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? अगर पहले वर्ष का जब भी आपको बोलता है कि अचल आधार का सूचकांक गुणाकार में लो, तो पहले वर्ष का आपको सूचकांक नहीं दिया गया होगा कभी भी। ठीक है, आंसर नहीं दिया तो आप क्या लोगे? 100 लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा ज्यादा खर्च पड़ेगा। 9 का करते हैं। परंपरित आधार का सूचकांक कितना है? 110 गुणा क्या करना है? चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। तो चालू वर्ष कौन सा है अभी हमारा? 2009। और गत वर्ष कौन सा हो गया? 2008। और 2008 का अभी हमने अचल आधार का सूचकांक निकाला, कितना आया? 100। तो आंसर को आपको यहाँ पर लेना है, कितना आ जाएगा? 100। और बट्टे में कितना रख देंगे? 100। तो जब आप सोल्व करोगे तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 110। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको अच्छी तरह बताया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2010 परंपरित आधार का सूचकांक कितना है? 95 गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। तो कितना निकाला हमने? 110। बट्टे में कितना कर देंगे? 100। जब आप सोल्व करोगे तो 104.5 आएगा। ठीक है, आप कैलसी में ट्राई करिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2011 का परंपरित आधार का सूचकांक कितना है? 108 गुणा इसके गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। हमने आंसर कितना निकाला? 104.5। बट्टे में क्या कर देंगे? 100। तो जब आप सोल्व करोगे तो 112.86 आएगा।
2012 का पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना है 120 और इसके गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक 112.86। जब आप सोल्व करोगे तो 135.43। अब ऐसे ही लास्ट के 2 ईयर का भी कर लेते हैं। 106 गुणा करेंगे 135.43 से, आगे कर देंगे 100। जब आप सोल्व करोगे आंसर आएगा 143.56। लास्ट 110 गुणे आंसर 143.56 बट्टे में कर देंगे 100, यहाँ पर आएगा 197.92। तो इस प्रकार उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर पारंपरिक आधार के सूचकांक का परिवर्तन किसके अंदर करा, अचल आधार के सूचकांक में, जहां आपको पहले साल के लिए याद रखना है कि जब अचल आधार का सूचकांक यानी आंसर नहीं दिया गया हो तो आपको गुणाकार में कितना लेना है 100, चाहे आधार वर्ष बोला गया हो या आधार वर्ष ना बोला गया हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर लेना है और आंसर जब भी नहीं दिया होता तो हम प्रेडिक्ट करते हैं यानी एज्यूम करते हैं, तो हम एज्यूम क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई धारणा करते हो, धारणा किसके साथ करते हो 100 के साथ, तो आपने मल्टीप्लाई में कितना लिया 100 लिया, ठीक है। अगर आधार वर्ष दिया हो तब भी 100 लेना है, अगर आधार वर्ष के बारे में जानकारी दी गई ना हो तब भी आपको कितना लेना है 100 ही लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल आधार में परिवर्तन किया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, जहां हमें फिर से पारंपरिक आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है। और उस सवाल में हमें आधार वर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सवाल तो हमें इसी प्रकार से करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले वर्ष के लिए ध्यान रखना है, हमें आंसर नहीं दिया होता है तो हम कितना लेंगे 100 ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। तो जैसे कि सूत्र आपको याद होगा, सूत्र क्या था, चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बट्टे में क्या रखना है, आपको 100 रखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2010 का पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना है 110 गुणा, यानी अब गुणाकार में हमें क्या लेना है पिछले वर्ष का यानी गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, यानी फिर से आंसर की बात कर रहे हैं और आंसर तो हमें नहीं पता है, तो आप कितना लोगे 100, बट्टे में भी कितना आएगा 100। तो जब आप सोल्व करोगे तो 100 से 100 कटेगा तो इधर आंसर कितना आएगा 110, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 2011 के लिए पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना है 112 गुणे, अब बोला है अचल आधार का सूचकांक, तो अचल आधार का यानी 2010 का हमने अचल आधार का सूचकांक कितना निकाला 110, तो बट्टे में ले लेंगे 110। जब आप सोल्व करोगे तो 123.2। नेक्स्ट 2012 पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया हमें 109 गुणा गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, तो कितना दिया है 123.2, भाग दे देंगे 100 से, सोल्व करोगे 134.29। आपको इसको केलसी में सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट 2013 पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया 108 गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, यानी आंसर 134.29 भागे 100, सोल्व करोगे 145.03। 2014 पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया 105 गुणा गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक 145.03 बट्टे में 100, सोल्व करोगे 152.28। लास्ट 2015 का पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया 111 गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक 152.28 बट्टे में 100, तो लास्ट हमारे पास आंसर आया है 169.3। इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसलिए छोड़े क्योंकि वहां हमें अचल आधार के सूचकांक का परिवर्तन पारंपरिक आधार के सूचकांक में करना है, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ आपको पॉइंट सीखा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमने खाली एक ही मेथड को अभी सीखा है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, पारंपरिक आधार के सूचकांक का परिवर्तन अचल आधार के सूचकांक में, जहां आपको याद रखना अगर आधार वर्ष बोला गया हो या ना बोला गया हो तो आपको पहले वर्ष के लिए जो अचल आधार का सूचकांक है यानी गुणाकार में कितना लेना है 100 लेना है, ठीक है। क्योंकि आंसर हमें नहीं पता है तो हम कितना लेंगे 100। फिर आगे के वर्ष के लिए तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर पहला आंसर मिल गया तो आपको गुणाकार में लेते जाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।